हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदावंशी और ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। इसके पहले की वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता टोटली बेस्ड है उस टाइम पे लिखे गए वेदों के ऊपर। मतलब उस टाइम में जो वेद थे उसको ही उन्होंने ईश्वरीय मान के उसको फॉलो किया था। वैदिक सभ्यता में वेदों को बहुत महत्व दिया गया है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में वेदों को सत्य, सनातन और ईश्वरीय माना गया है। भारत में रहने वाली सर्वप्रथम जाति आर्य थी और आर्यों की अपनी संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति में 5 यम और 5 नियम हैं। सबसे पहले समाज को वर्गों में वैदिक काल में ही विभाजित किया गया था, जो कि थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर भारत था और आर्य का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी और अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, जो सविता, जो कि सूर्य को समर्पित है। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है: ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में रखा जा सकता है और उत्तरवैदिक काल को 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में रखा जा सकता है। इन 2 भागों में बांटने का कारण ऐसा है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं वो डिफरेंसेस कौन से हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित था, जो कि सिंधु तथा सरस्वती नदी के बीच में था। वहीं उत्तरवैदिक काल में आर्य लोग संपूर्ण भारत में फैल चुके थे। ऋग्वैदिक काल के समय तक सिर्फ एक ही ग्रंथ की रचना की गई थी, जो था ऋग्वेद। वहीं उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 और, जो कि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है, उनकी रचना हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं उत्तर वैदिक काल में गंगा और उसकी सहायक नदियों का वर्चस्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हुआ था। वहीं उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था का शासन था। वहीं उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित हो गई थी, जिसका मुख्य शासक राजा होता था। ऋग्वैदिक काल में प्रशासकीय इकाई कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र में बटा थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में विश का विस्तार हो गया और जन जो है लुप्त हो गए। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था और उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में जौ मुख्य फसल थी और उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल मुख्य फसल माने गए हैं। आर्यजन शीतोष्ण जलवायु में रहते थे। वे घोड़े पालते थे और आरे वाले पहियों का इस्तेमाल करते थे। उनका समाज में पुरुष की प्रधानता थी। अग्नि पूजा और पशु बलि प्रचलित थी। आर्य संस्कृति की सबसे मुख्य विशेषता है हिंदू यूरोपीय भाषा। स्वास्तिक आर्यत्व का चिन्ह माना जाता है और ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। आर्यजन शहरों में नहीं रहते थे, उनकी व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को कुल कहते थे। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश कहलाता था और विशों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनते थे। ग्रामों के मुखिया को ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति कहा जाता था। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान प्रजापति कहलाता था। जन का शासक राजन तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। ऋग्वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। सभा यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। सभा के सदस्यों को सभ्य अथवा सभासद और सभा का अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता था। समिति समिति आम जनमानस की संस्था थी और उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे, जिनमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। आरंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी और रुक नामक गान किया करती थी। आर्य की सबसे प्राचीन संस्था वो जनसभा थी, उसे वितत कहा जाता था। प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान अधिकारी पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की।
कबीला और परिवार। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति होती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञ में आहुतियां दे सकती थी। विधवा विवाह का प्रचलन था और बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। ऋग्वेदिक देवता। आर्य द्वारा जीते गए लोग दास एवं शूद्र कहलाए। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र है, जिसे पुरंदर अर्थात आवास को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र पर 259 सूक्त है। अग्नि का दूसरा स्थान है, उस पर 200 सूक्त है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल का देवता है। उसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। मरुत आदि का देवता है। ऋग्वेदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। आइए अब जानते हैं उत्तरवैदिक काल के प्रशासन और उसकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु उसे जनता हटा सकती थी। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान कहलाता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छ से दिए गए भाग से उसका खर्च चलता था। राजा का प्रशासनीय सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रत्नीन करते थे। वो 12 रत्नीन इस प्रकार है। राजा का प्रमुख परामर्शदाता, जिसे पुरोहित कहते थे। सेना के प्रमुख को सेनानी कहते थे। ग्राम का सैनिक पदाधिकारी जो होता था, उसे ग्रामीण कहते थे। राजा की पत्नी को महिषी और राजा के सारथी को सूत कहा जाता था। प्रतिहार को क्षत्रिय कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था। कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को भागदूत और लेखाधिकारी को अक्षवाप कहा जाता था। वन का अधिकारी को गोविकृत कहा जाता था और राजा का मित्र को पालागल कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का रंग ढंग बदल गया। सभाओं में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध और राजाओं का वर्चस्व हो गया। जातिवाद और ब्राह्मणों को प्राबल्य हो गया। सत्ता धीरे धीरे जनजातीय से प्रादेशिक हो गई। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच परस्पर सहयोग रहने लगा, ताकि समाज के शेष भागों में उन दोनों का प्रभुत्व बना रहे। यज्ञों का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। राज परिवारों में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन और स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे माना गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। व्यापार। आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। समाज का एक वर्ग पानी व्यापार किया करते थे। राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छ से भाग या नजराना दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल के देवता। दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। वर्णों में विभाजित समाजों के अपने अपने देवता हो गए। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडल में विभक्त है। इसमें 1028 सूक्त है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित किया है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी उल्लेख है, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, शाची, पौलोमी एवं काक्षा वृत्ति आदि सम्मिलित है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। ये 40 अध्यायों में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूया तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। ये आध्यात्मिकता से संबंधित है।
वैदिक सभ्यता में इसके बाद का साहित्य है सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद है, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लिखित है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है: कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। अथर्ववेद, इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद गृहस्थाश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्य तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। वैदिक सभ्यता में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ। ऋग्वेद का पठन करने वालों को होत्रु, सामवेद की रचना का गान करने वालों को उद्गाता, यजुर्वेद का पाठ करने वालों को अर्धायु तथा संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वालों को ब्रह्म कहा जाता था।